DRDO की तरफ से इंडिया के डिफेंस सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है, एक ऐसा सिस्टम लॉन्च होने वाला है जिससे इस वक्त पूरी दुनिया हैरान हो रही है। सुना है कि हिंदुस्तान ईस्टर्न साइड पे प्लान कर रहा है कि कोई एक्शन हो टू टेक एडवांटेज, बताएं कि पाकिस्तान हेल्पलेस है। बेसिकली इस सिस्टम में 2 ADs शामिल हैं। AD-1 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, AD-2 की रेंज 5000 किलोमीटर की है। बेसिकली इस सिस्टम से अगर इंडिया में कोई मिसाइल या कुछ भी एंटर होना चाहेगा तो ये सिस्टम उसको ट्रैक करेगा और इंडिया में एंटर होने से पहले ही उसे तबाह कर देगा। लाहौर कैंट में जो इस वक्त बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक जो लाए जा रहे हैं, अवाम इस वक्त गुस्से से भरी हुई है। लाहौर कैंट की जानिब मार्च है, कैंट का रुख कर रहे हैं, कोर कमांडर हाउसेस का रुख करने लगे हैं, टैंक्स के ऊपर चढ़कर, बेशक वो अलामती तौर पर खड़ा कोई टैंक हो या कोई भी पुलिस की एक आर्मर्ड गाड़ी है, कुछ भी है। कमांडर राजनाथ सिंह जो गिलगित बल्तिस्तान पर धमकी दे रहा है, उसकी बात का जवाब देने में इनमें बिल्कुल वो पंजाबी में कहते हैं सा नहीं है, हिम्मत नहीं है इन शेर जर्नेलों में। जफरलाल साहब ने कहा ईस्टर्न बॉर्डर पे उनकी फोर्सेस इकट्ठी हुई हैं और ये आज की बात नहीं है, बहुत अरसे से ये रिपोर्ट्स चल रही हैं कि वो किसी न किसी मौके की तलाश में है। ये वाला सिस्टम बहुत ही खतरनाक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है और इसकी तारीफ हमें पूरी दुनिया में भी देखने को मिलती है और ये प्योरली मेड इन इंडिया का बना हुआ है। यही चीज़ अवॉइड करना चाह रहे थे सब कि कहीं पे भी ऐसी नौबत ना आए कि जहां पर अवाम और अफवाजी पाकिस्तान कोई खुदा न खास्ता आमने सामने आ जाए। जैसे आपने बताया कि वो इनोवेशन बहुत ज्यादा ला रहे हैं, तब देखें कि वो कश्मीर के लिए जो है ना वो पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं खातर खवा लाते, क्योंकि कश्मीर के लिए पाकिस्तान को खातर खवा नहीं लाते। वो इसलिए कि वो डरते नहीं है पाकिस्तान से। अब इंडिया वाले पाकिस्तान के पास है क्या डराने वाला। खान साहब का दावा है कि उन्हें लॉन्ग मार्च से एक रोज पहले ही मालूम था कि उनके ऊपर हमला होगा और ये मालूमात उन्हें इदारों के अंदर से मिली थी। हमारी वो स्पाई एजेंसी के जिससे पूरा दुश्मन कांपता है, जब आप उसके सीनियर अफसरों को अपने निशाने पे रख के उनके खिलाफ बयानबाजी करेंगे तो दुश्मन क्या सोच रहा होगा? वो तो खुशी से नाच रहा होगा। नमस्कार दोस्तों, एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर। इंडिया ने नो डाउट रशिया के पास से S-400 परचेज किया है, लेकिन इंडिया ने खुद भी, इससे पहले भी मैंने सुना था कि इससे पहले भी हमारे पास कोई ना कोई सिस्टम तो थी ही एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन फिर हमने एक और एयर डिफेंस सिस्टम बनाई है। देखिए, इंडिया जो है 2014 के बाद डिफेंस में अच्छा खासा खर्च कर रहा है, चाहे वो बाहर से हथियार मंगवाने की बात हो या फिर इंडिया के अंदर खुद प्रोडक्शन करना हो। अब देखिए, अगर हमने बाहर से जो हथियार मंगवाए हैं, अगर उसके एग्जांपल देखने हो तो S-400 है ही है, उसके अलावा रफाइल भी है, उसके अलावा और भी कई सारे ड्रोन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स भी है। लेकिन अगर आप 1-2 साल पहले की बात देखो तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से या फिर मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें 100 से 150 जैसी आइटमें थी डिफेंस वाली, जिसमें कहा गया था कि ये चीज़ अब हम बाहर से नहीं मंगवाएंगे, ये अब हम इंडिया में ही प्रोडक्शन करेंगे। और देखिए, कुछ समय के लिए उसकी तंगी भी हो गई थी उस सारी चीज़ों की, लेकिन अब वो सारी चीज़ों में हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि इंडिया ने S-400 टाइप की एक सिस्टम बना ली है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, इंडिया ने मिसाइल्स के सेक्टर पर एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया है, एक ऐसा प्रोजेक्ट बना लिया है। AD-1 है उसमें और AD-2 है। AD-1 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, AD-2 की 5000 किलोमीटर। ऐसा एक सिस्टम है जो कि कोई भी मिसाइल इंडिया में एंटर होने से पहले उसको ट्रैक करके ही तबाह कर देगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम जो वॉर है वो बेसिकली ये रहा जा रहा है कोल्ड वॉर का। इंडिया इस टाइम अपना फुल फोकस करता है अपनी डिफेंसिव पावर पे। नो डाउट उनका डिफेंसिव का जो सिर्फ डिफेंस बजट ही है वो हमारी टोटल बजट से कहीं ज़्यादा है। लेकिन इसमें मोस्टली ये भी देखा जाता है कि इसकी जो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है और इसमें जो है ना वो इंडिया एक नेगेटिव रोल भी बहुत ज़्यादा प्ले करता है। बाकी आप जहाँ तक बात करते हैं नेगेटिव रोल की बात करें, क्या नेगेटिव रोल इंडिया जो है वो प्ले कर रहा है? सबसे पहले तो मैं बात एज आ बीइंग अ पाकिस्तानी मैं यही जानना चाहूँगा, जैसे कश्मीर का इशू है हमारा और इंडिया का। सर, मेरा ख्याल है कि यहाँ पर कश्मीर की बात करना ही बेकार है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि इंडिया के पास कश्मीर है, पाकिस्तान के पास होना चाहिए, तो पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कि 75 सालों में जितनी हम लोगों ने फंड खाए हैं या हम लोगों ने हैशटैग के अलावा कुछ भी नहीं किया है, तो हम ये बात यहाँ पर खड़े होकर कह भी सकते हैं कि कश्मीर हमारा है। मेरा नहीं ख्याल। मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही है। इंडिया ने तरक्की की और इसी वजह से की है कि वो अपना बजट जो है वो सही यूटिलाइज करते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के बजट्स की आप देखें तो मोस्टली डिफेंस बजट तो लाजमी जाता है, हमारे 80% डिफेंस पे ही तो जाता है।
लेकिन वो उसका डिफेंस पे जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे अनासिर हैं जो उस बजट को सही तरह कंज्यूम नहीं कर पाते। उसमें यह है कि देखें, अगर आपका जितना परसेंटेज बजट को जाता है, मेरे हिसाब से पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका 80%, 80 to 89% बजट जो है वो डिफेंस में जाता है। फिर भी हम लोग जो है वो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, हालांकि हमारा मुल्क का सबसे ज़्यादा बजट जो है वो डिफेंस पर ही लगता है। आप अगर मैं ये बात बताऊं कि इंडिया ने जो मिसाइल्स की रेंज एक एड-1 की 3500 किलोमीटर है, एड-2 की जो है वो 5000 किलोमीटर है। आप मुझे बताएगा, उन्होंने रिसेंटली एक ऐसा रॉकेट बना लिया था जिसके अपोजिशन पर चाइना खड़ा हो गया था, क्योंकि वो चाइना से भी ज़्यादा ज़बरदस्त उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना लिया था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कभी आपने पाकिस्तान के बारे में ये न्यूज़ सुनी है कि हम लोगों ने ऐसा कोई मिसाइल बनाया हो या ऐसा कोई रॉकेट बनाया हो जो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज़ हैं, सुपर पावर्स है, वो हमारे ऑपोजिशन पर खड़ी हो गई हो? क्या ऐसा एजाज़ कभी पाकिस्तान को हासिल हुआ है? मैडम, यही मसला है हमारे इस मुल्क की डेमोक्रेसी का और ब्यूरोक्रेसी का कि असल जगह पे बजट कंज्यूम नहीं हो रहा। मैं आपको बार बार वही कह रहा हूँ कि कहने को है कि 80% हम डिफेंस पे लगा रहे हैं, लेकिन वो जा गलत रहा है। हमें चाहिए, देखें, यही तो यूज़ है टेक्नोलॉजी का। अब इंडिया अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है अपनी डिफेंस पावर को मज़ीद बढ़ाने के लिए, तो वो आपके एक्सटर्नल लेवल को प्रेशराइज भी तो आप देखें कितना कर रहा है, और वो यही प्रेशराइज कर रहे हैं। सपोज डैट के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगेन फिर दोबारा आते हैं कि उनके पास टेक्निकल पावर और इसके पास वेपन्स इतने स्ट्रॉन्ग है, जैसे आपने बताया कि वो इनोवेशन बहुत ज़्यादा ला रहे हैं। तो अब देखें कि वो कश्मीर के लिए जो है ना, वो पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं खातर खुआ लाते, क्योंकि कश्मीर के लिए पाकिस्तान को खातर खवा नहीं लाते। वो इसलिए कि वो डरते नहीं है पाकिस्तान से। अब इंडिया वाले पाकिस्तान के पास है क्या डराने वाला? मैडम, यही तो डिस्कस हो रही है कि वो 80% बजट जो जा रहा है, तो वो तो कुछ पावर पे, ऐसी पावर पे भी लगे जो हम भी डरा सकें। Obviously, उनका तो गोल ही यही है कि वो सुपर पावर जो है वो किसी ना किसी तरीके से बन जाए। मैडम, जो देखें, जो उनके पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो बिल्कुल सही है और वो यूज़ कर रहे हैं और वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम नहीं कर पाते। किस किस्म के इंडिकेशंस हैं कि ये जो हुआ है ये एक बहुत बड़ा कंस्पिरेसी है, ये ऐसा आउट ऑफ ये बड़ा प्लान किया गया था, बिल्कुल सही। मगर देखिए, बात करना चाहिए, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि क्या हम अब क्या इन द फ्यूचर हम क्या करना चाहिए, नहीं कि क्या हो, क्या गलती इन द पास्ट। ये इन्वेस्टिगेशन बता देगा कि क्या गलतियां थी। अब देखिए क्या होने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो डेंजर है, आप कराची के स्ट्रीट्स पे, हमें आज शाहराह फैसल पे आप देखें मैसिव शेलिंग हुई है, मगर शुक्र है अब तक कोई हमें ये नहीं है कि कोई मारा गया है। इंजरीज हुए होंगे बट नोबडी इज किल्ड। सिविल कमोशन हुआ है, इकोनॉमी खत्म हो गई है, रुक गई है। मैं गिजरी के नजदीक रहता हूँ, 400 मजदूर उधर बैठे होते हैं हर रोज अपने मजदूरी की तलाश में। मजदूरी का मतलब खाने की तलाश में, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। कब तक वो आएंगे, कब तक वो भूखे जाएंगे? सुना है कि हिंदुस्तान ईस्टर्न साइड पे प्लान कर रहा है कि कोई एक्शन हो टू टेक एडवांटेज, बताएं कि पाकिस्तान हेल्पलेस है, शायद वो भी हो रहा है। और कुछ लोग इधर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि ये जो हमारे खिलाफ लोग हैं ये एक मजहबी ग्रुप से आ रहे हैं, ये फंडोज हैं, ये उन लोगों के साथ हैं जो बिगट्स हैं।